होम्योस्टैसिस की दो टाइप्स को ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। इसका तीसरा पार्ट है थर्मोरेगुलेशन और ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 15 का और इस टॉपिक को नेक्स्ट 3 से 4 लेक्चर्स में तकसीम किया गया। सबसे पहले जो थर्मोरेगुलेशन, अगर हम इसके वर्ड पे गौर करें, टाइमोलॉजी पे गौर करें, तो थर्मो का मतलब होता है हीट, या फिर हम कहते हैं कि थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेन करना है हमने टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल से आपको सिखाता हूं बच्चों। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37.5। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट के अंदर कभी टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाता है सर्दियों के मौसम में, और गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर 50 तक भी पहुंच जाता है। बाहर का जो माहौल है इसमें फ्लक्चुएशंस आ रही, इसमें तब्दीलियां आ रही होती हैं, लेकिन अगर ये तब्दीलियां अंदर के माहौल में भी आई तो ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होंगी। बॉडी ने क्या करना होता है कि बाहर में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, लेकिन फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। ये जो फ्लक्चुएशंस है हार्मफुल फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉडी ने क्या करना है? अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये प्रोसेस थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट हार्मफुल फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। कि बेशक बाहर के माहौल में जो हार्मफुल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अंदर का माहौल तब्दील ना हो, अंदर का टेम्परेचर तब्दील ना हो, ये थर्मोरेगुलेशन। यहां पे बच्चों हम बात करेंगे, दो हमारे पास कंडीशंस हैं। हम थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स की बात कर रहे हैं और इसमें हम दो कंडीशंस की बात करेंगे। एक तो जब टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाता है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उस इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लांट के पास कौन सी अडॉप्टेशंस हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेम्परेचर की कमी का असर अंदर ना हो, इसके लिए वो क्या अडॉप्टेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 0 हो जाता है, 5 हो जाता है, 10 हो जाता है, मींस के प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि प्लांट का टेम्परेचर 40 है, तो जब टेम्परेचर 40 से कम होगा तो प्लांट के अंदर कौन सी चेंजेस आएंगी? सबसे पहली बात कि हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। अब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो जो सेल मेम्ब्रेन जो कि नॉर्मली फ्लूइड स्टेट में होती है
और इसके फ्लूइड होने की रीजन क्या होती है कि इसमें लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और मोस्टली एनिमल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपिड्स की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मली फ्लूइड हालत में होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये जो लिपिड्स हैं इन लिपिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। लिपिड्स के क्या बनेंगे? क्रिस्टल्स बनेंगे। कब बनते हैं? जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो लिपिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब वो लिपिड जिसने पहले मेम्ब्रेन को फ्लूइड किया हुआ था इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं रहेगी, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो कोई चीज भी ना तो सेल के अंदर आ सकेगी ना सेल से बाहर जा सकेगी, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम पैदा होगा। लो टेम्परेचर पे क्या हुआ? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हुई, लिपिड के क्रिस्टल्स बन गए और ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड हुई। सेकंड, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं इनकी स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड होगी, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं इनको भी एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब टेम्परेचर उससे कम हो जाएगा तो जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगी। और तीसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म के अंदर अगर क्रिस्टल्स बन जाएंगे आइस के, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल जो फ्लूइड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, इसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाएंगे बर्फ के। अब आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो इसके अंदर जितने भी काम होने हैं वो तो होने एक्वस मीडियम में, वो सारे काम ही नहीं होंगे। जब वो काम नहीं होंगे तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब ये तो प्रॉब्लम्स हैं कि फ्लूइडिटी डिस्टर्ब होती है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से जब हम जाते हैं तो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में, सेल की डेथ हो जाएगी। अब इन कंडीशन से बचने के लिए अडॉप्टेशंस कौन सी? तो पहली बात कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और दूसरे होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें या इनका फ्रीजिंग के चांस ज्यादा होते हैं, जिस तरह घी है। अब ये नॉर्मली क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। वजह क्या है? तो ये फैटी एसिड, लेकिन ये कौन सा फैटी एसिड है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बॉन्ड डबल होता है या फिर ट्रिपल होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जिस तरह आपका कुकिंग ऑयल, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जितना भी टेम्परेचर कम हो जाए ना, आप कुकिंग ऑयल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो तो क्या ये बर्फ की शक्ल में कन्वर्ट होगा? कभी नहीं होगा। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं बचने के लिए कि इनके अंदर आइस के क्रिस्टल्स ना बने, लिपिड क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, इससे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? कौन से फैटी एसिड इकट्ठे करेंगे? जो ऑयल की तरह है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इकट्ठा कर लेंगे, और जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इकट्ठा करेंगे तो आइस के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, लिपिड क्रिस्टल हालत में नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, इसमें आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब ये कन्वर्जन होती है कि नॉर्मली इसके अंदर फैटी एसिड थे सैचुरेटेड, ये कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में। इस काम के लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई बटन लगा हुआ है, ये बटन दबाएगा तो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, वो सारे अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इस पर टाइम लगता है। इसी वजह से रैपिड चिलिंग इज डिस्टर्बिंग देन ग्रेजुअल। कि आप अगर अचानक प्लांट में चिलिंग होती है, फौरन टेम्परेचर 50 से 0 पे आ जाता है, प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। वजह क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड से अनसैचुरेटेड बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर रैपिड होता है जल्दी जल्दी, इतने जल्दी प्लांट नहीं बना सकेगा।
सैचुरेटेड फैटी एसिड से अनसैचुरेटेड, तो प्लांट जिंदा नहीं रहेगा, इसमें टाइम लगेगा। और दूसरा, प्लांट्स में जो साइटोसोल होता है इसको सुपर कूल कर लिया जाता है। आइस के क्रिस्टल्स नहीं बनते, सुपर कूल कर दिया जाता है ताकि जितनी भी लोएस्ट टेम्परेचर है यही साइटोसोल के अंदर ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता रहेगा, इसका जो बाकी पार्ट्स हैं उन पे असर नहीं पड़ेगा। तो साइटोसोल के अंदर भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे बल्कि वो सुपर कूल हो जाएगा। अगर ये क्रिस्टल सेल वॉल के अंदर बन जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर क्रिस्टल बनेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर या साइटोसोल के अंदर तो ये डेंजरस होते हैं। अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि ऊपर एक कवरिंग सी बन जाती है, गिलाफ सा बन जाता है आइस क्रिस्टल्स का सेल के ऊपर, सेल वॉल के अंदर, तो वो उसका इफेक्ट नीचे वाले पार्ट्स पे नहीं होने देते। तो अडाप्टेशन है प्लांट्स के अंदर, या तो अपनी सेल वॉल के अंदर ऐसी कवरिंग बना लेते हैं कि जितनी भी कोल्डनेस होगी उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर इसमें हमने ये देखा कि उनका साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जो है सुपर कूल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर के लिए क्या अडाप्टेशंस हैं। ये तो हमने देख लिया लो टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई टेम्परेचर कि अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 40 से बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा। हाई टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर पे इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्लांट पे क्या फर्क पड़ता है हाई टेम्परेचर का, तो ये हम पहले देख लेते हैं इफेक्ट्स। सबसे पहली बात कि हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर डेफिशिएंसी होती है, वाटर डेफिशिएंसी। सेकंड, जब सेल से पानी निकल जाएगा तो सेल का शेप चेंज हो जाएगा, जब शेप चेंज हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम की क्या होगी, डीनेचुरेशन होगी। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो हाई टेम्परेचर है जब एंजाइम डीनेचर होंगे तो मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होगा, और जब मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसमें किसका रोल है, एंजाइम का। एंजाइम डीनेचर होंगे तो मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होगा, और मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अब हाई टेम्परेचर के लिए प्लांट के पास अडाप्टेशंस कौन कौन से हैं, प्लांट कैसे विदस्टैंड करते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं हाई टेम्परेचर। वाटर की डेफिशिएंसी से बचने के लिए प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो पानी नहीं जाएगा, वाटर की डेफिशिएंसी नहीं। टेम्परेचर को कम करने के लिए प्लांट्स इवेपोरेटिव कूलिंग यूज करते हैं। प्लांट्स में प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट से वाटर का लॉस होगा, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है तो प्लांट्स में इस तरह इवेपोरेटिव कूलिंग होगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन अभी यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, और ये इनके अंदर अडॉप्टेशन है प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, और वो है हीट शॉक प्रोटीन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों की डेफिनेशन है हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन की स्पेशल टाइप्स हैं that during stress conditions स्ट्रेस कंडीशंस कौन सी होंगी, जब टेम्परेचर अबव 40 हो जाएगा। रैप द एंजाइम, आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया गया है एम्ब्रेस एंजाइम।
ये एंजाइम के गिर्द लिपट जाती हैं एंड absorb heat and do not transfer the effect of heat to enzyme. एंजाइम पे इस हीट का इफेक्ट नहीं होगा, और जब ऐसा होगा तो एंजाइम डीनेचुरेशन से बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर एंजाइम है तो ये प्रोटीन एंजाइम के गिर्द ऐसे लिपट जाएंगे। अब जो भी हीट होगी इसको ये खुद एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि ये क्या है, हीट शॉक प्रोटीन है, हीट को एब्जॉर्ब करने वाली प्रोटीन है। तो इस एंजाइम पे कोई असर नहीं होगा, ये पहले की तरह हेल्दी है। तो डीनेचुरेशन से बचने के लिए हीट शॉक प्रोटीन्स हैं। एंजाइम बच जाएंगे, मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल होगा और एंजाइम का फंक्शन अपना नॉर्मल परफॉर्म करता रहेगा और बॉडी के सारे